राधे राम राम सभी के लिए। देखिए आपके वैसे तो एमएड फर्स्ट सेमेस्टर के पूरे पेपर यहाँ पर हम करा चुके हैं, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आपके चारों पेपर डाले जा चुके हैं। पर जो सब्जेक्टिव हैं उसका पेपर 1, 2 और 4 ये तीनों डाले थे हमने, लेकिन जो थर्ड पेपर था वो रह गया था अभी, है ना। ऑब्जेक्टिव चारों पेपर के तो ऑब्जेक्टिव जा चुके हैं, ऑब्जेक्टिव तो सबके हो चुके हैं, ठीक है। लेकिन जो सब्जेक्टिव है यानी ये थ्योरी है, थ्योरी के हमने केवल 3 पेपर की दी है थ्योरी, जिसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ हैं। अब ये थर्ड जो रह गया था पेपर एजुकेशनल स्टडीज़, तो इसकी थ्योरी आज हम आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो आपके पेपर चूँकि परसों से हैं, 17 तारीख से हैं, अच्छी तरह तैयारी कीजिए। हमें पता है त्यौहार का टाइम है, किसी का मन नहीं लग रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि हमारा नहीं लग रहा है। खैर जिसका लग रहा है वो बहुत अच्छा है, नहीं लग रहा तो थोड़ा पढ़ लेना, तो थोड़ा मतलब ध्यान लगाने की कोशिश करना, ठीक है। खैर जो भी कुछ हो आप देख लीजिए। पेपर 103 हम लोग यहाँ देखेंगे, जैसे आपके चारों पेपर आज कंप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह, ठीक है। केवल यही पेपर रह गया ना, केवल सब्जेक्टिव ही। ओके, तो इसको हम देख लेते हैं अभी जल्दी से, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। और आप देखिए और उन बच्चों के पास पहुँचाइए जिनको इसकी आवश्यकता है, ठीक है। चलते हैं हम लोग। पेपर 103 है, ध्यान रखना, एजुकेशनल स्टडीज़। इसका जो इसमें टोटल 5 यूनिट हैं, जैसे और पेपर में थी सभी में 5 थी, इसमें 5 हैं। तो हम लोग इस वाले वीडियो में पूरे 5 यूनिट देखने वाले हैं, बिना टाइम बर्बाद किए हुए, बस जल्दी जल्दी देखेंगे। और चलिए चलते हैं। पहली जो है एजुकेशन, नॉलेज एंड एजुकेशन, इसको देखते हैं पहले, ठीक है। ज्ञान और शिक्षा क्या है, देखिए ज्ञान व शिक्षा। तो ज्ञान व शिक्षा के बारे में बहुत लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। यहाँ जितने पॉइंट हाईलाइट हो सकते थे और जितना सही लग रहा था हमें, हमने वो पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। जैसे आपको पूरा ये कथा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो जो मुख्य टॉपिक हैं, जो जो मुख्य शब्द हैं, जो मुख्य डेफिनेशंस हैं, केवल आपको वही पढ़ लीजिए, वही से काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ देख लीजिएगा, हमने पूरा हाईलाइट कर दिया है। अच्छा, यदि आप कहें कि हम आपको ये पूरा पढ़ के बता दें, तो देखो इसमें भैया बहुत टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। अभी इसमें टाइम लगाने के बाद भी दिमाग थोड़ा हमारा घूम रहा है, इसलिए आप ऐसा कीजिए, ये हाईलाइट हमने कर दिया, आप सारा समझ लीजिए। अच्छा, एक बात और आपको बताऊं, यदि आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आ रहा, कोई भी पॉइंट, उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, उसको हम आपको समझा देंगे, ठीक है। आपको चारों पेपर में से यदि कोई भी पॉइंट समझ नहीं आ रहा तो आप उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में आप उसका कमेंट कर देना, लिख देना कि मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आप बता दीजिए, तब हम उसको बता देंगे, ठीक है। बाकी आप ये जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं आप इनको पढ़ लीजिएगा, ओके। तो आप स्क्रीनशॉट लेते आइए, हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाईलाइट पॉइंट को पढ़ते हैं ना आप, ठीक है। चलिए चलते हैं। यहाँ ज्ञान और शिक्षा के बारे में बात की गई, ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है, ये सब और विभिन्न अनेक प्रकार के जो विद्वान हुए उन्होंने क्या क्या बात कही ज्ञान शिक्षा के बारे में, ठीक है। देखिए आपके इस चैनल का नाम भी तो ज्ञान शिक्षा है ना, तो यहाँ पेपर थर्ड का पहला टॉपिक क्या है, ज्ञान शिक्षा। तो आपके चैनल का नाम ही आ रहा है, देखिए। चलिए चलते हैं आगे हम लोग, है ना। यहाँ देखिए सब हाईलाइटेड पॉइंट है। अच्छा, एक बात और आपको बता दूँ कि ये जो हाईलाइटर है सही काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने पेन से काम चला दिया, हमसे पेन से अंडरलाइन कर दिया है। तो जहाँ जहाँ पेन से अंडरलाइन है समझ लेना, थोड़ा आवश्यक है वो, ठीक है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे जल्दी जल्दी, चलिए। सारे वर्ड्स क्लियर हैं, सब क्लियर नज़र आ रहा होगा तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ठीक है। कुछ भी नहीं समझ आ रहा आपको, कोई भी टॉपिक, कोई भी शब्द या किसी का भी अर्थ नहीं समझ आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको आपको क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, यहाँ ज्ञान के स्वरूप पर लेख लिखना है यहाँ पर, कि अब ये बताया गया है कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, जो ज्ञान मीमांसा होती है ना, उसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जिसमें एपिस्टीम का अर्थ क्या होता है, ज्ञान, और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान, ठीक है। इनके लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज़ की, तो ज्ञान की स्टडी करना यानी कि ज्ञान मीमांसा, ठीक है। तो ज्ञान के स्वरूप पर यहाँ लेख लिखना है, उसके बारे में सारी चीज़ें दे रखी हैं। अब ज्ञान का स्वरूप क्या होना चाहिए, स्रोत क्या होने चाहिए, उसका यथार्थ ज्ञान क्या होता है, कितने तरह के ज्ञान उपलब्ध हैं, ये सारी बातें यहाँ दे रखी हैं, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ज्ञान के जो स्रोत होते हैं ना, वो मुख्य 4 होते हैं, ठीक है, मुख्य 4 होते हैं। आप कैसे कैसे ज्ञान का अनुभव कर सकते हो, तो पहला होता है इंद्रिय अनुभव के द्वारा। आप आँखों से देखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, है ना।
किसी को छूकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, आप किसी को चखकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो कि मीठा है कि खट्टा है। तो इसे बोलते हैं इंद्रिय अनुभव, यानी कि इंद्रियों से आप अनुभव करके देखो। दूसरा क्या है ज्ञान का स्रोत? साक्ष्य के आधार पर, यानी कि टेस्टिमोनी। इसमें क्या करते हो, आप साक्ष्य ढूंढते हो कि पुराने लोगों ने कोई साक्ष्य छोड़ा था किसी चीज़ के बारे में, तो आप इस साक्ष्य में ये करते हो कि इसमें आप अपने आप ही कोई प्रैक्टिकल नहीं करते हो, ठीक है। इसमें आप क्या करते हो, अपने आप कोई प्रैक्टिकल नहीं करते हो, इसमें आप दूसरे विद्वानों के रिसर्च पर, दूसरे विद्वानों की सोच पर, दूसरे विद्वान के तर्क पर आश्रित रहते हो, ठीक है। तो ये होता है साक्ष्य वाला ज्ञान, साक्ष्यों के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त होता है वो। और तर्क बुद्धि वाला, यानी कि रीजन्स आप पकड़ते हो, यहाँ पर आप अपनी बुद्धि का यूज़ करते हो, तर्क बुद्धि में आप अपनी बुद्धि का यूज़ करते हो, तब आपको ज्ञान होता है किसी चीज़ के बारे में। चौथा अंत प्रज्ञा ज्ञान, यानी कि जब आपकी आत्मा कुछ कहते हैं ना भगवान है, तो हाँ वास्तव में भगवान है। आपके भगवान नहीं है तो आपको, जैसे आपने कहा भगवान नहीं है, तो क्या वास्तव में भगवान नहीं है, लेकिन आपकी नज़र में तो है ना कि भगवान नहीं नहीं, ठीक है। तो ये था अंत प्रज्ञा ज्ञान, यानी कि अंदर से आप सोच रहे हो कि अंदर से बातें निकली हैं कि काश ऐसा होता होगा, ऐसा है या वैसा है। तो ये चारों जो मौलिक स्रोत हैं ज्ञान के, ये चार ही हैं ये चार हैं, आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत क्लियर करके दे रखा है यहाँ पर, तो एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। देखते जाइए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलेंगे आगे। कुछ विद्वानों ने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए यहाँ पर ज्ञान के बारे में, अपनी अपनी बातें कहीं, देख लीजिएगा, सब लिखा हुआ है यहाँ, हाईलाइट हैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये हाईलाइटर अच्छी तरह काम नहीं कर रहा है, आप देख रहे होंगे, तो इसके लिए हमने पेन से अंडरलाइन कर दिया है आगे वाले पेजों को, ठीक है। चलते हम लोग आगे। चलिए, यहाँ शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर की बात कही है। शिक्षण क्या होता है, प्रशिक्षण क्या होता है? तो शिक्षण विद्यार्थियों के लिए होता है, प्रशिक्षण किसके लिए होता है? टीचर्स के लिए होता है, ठीक है। विद्यार्थी भी प्रशिक्षण की श्रेणी में आ सकते हैं, लेकिन मेनली यही होता है। ओके, अब क्या क्या हुआ, कैसे हुआ? शिक्षण में एक ऐसी चीज़ होती है जो आपके व्यवहार में बैठ जाती है, लेकिन प्रशिक्षण जो होता है इसमें आप एक विशिष्ट चीज़ के लिए ही प्रयास करते हो। प्रशिक्षण वो होता है जिसमें आप एक विशिष्ट पद की प्राप्ति के लिए तैयारी करते हो, और शिक्षण में क्या होता है, आप जीवन के मूल्यों की रूपरेखा तैयार करते हो, ठीक है। इस तरह से है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ पर शिक्षण प्रशिक्षण में अंतर दे रखा है, आप ये देख लीजिए, और बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ते जाइए बढ़िया तरह से, ठीक है। चलिए, क्योंकि अभी पूरा पेपर पड़ा है भैया, पूरा पेपर है ये, 2-3 पेज नहीं है, पूरा ही पेपर है, यहाँ 5 यूनिट देखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, पेज एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको शब्द बिल्कुल सही नज़र आ रहे होंगे, नहीं नज़र आ रहे हो तो ऊपर 3 पॉइंट्स होंगे, वीडियो में हाईलाइट कीजिए उसे, ठीक है। 3 पॉइंट जो हैं उससे आप हाई क्वालिटी कीजिए और देखिए, है ना। चलिए, ये देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार ज्ञान प्राप्ति का तात्पर्य क्या है? तो भारतीय दर्शन के अनुसार ये ज्ञान प्राप्ति की बातें कही गई हैं कि कैसे कैसे ज्ञान प्राप्त होता है। ओके, ये बहुत सारे विद्वान ने बहुत सारी परिभाषा दे रखी हैं अपने अपने दिमाग के अनुसार कि ज्ञान क्या है, दर्शन क्या है, अपने अपने मन से। जो आपके लिए हमें ज़रूरी लगी वो हमने हाईलाइट कर दिए हैं, बस देखते जाइए पढ़ते जाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलिए, अच्छा, ये जो है शब्द अथवा आप्तवचन, ये क्या होता है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये क्या होता है। तो देखो, कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जिसे हम अपने आप सीखते हैं, और कुछ ज्ञान ऐसा भी होता है जिसे प्राप्त करने के लिए हम दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। तो आप्तवचन में वो लोग आते हैं, आप्तवचन उन लोगों के लिए होता है जैसे कोई अथॉरिटी, यानी कि किसी चीज़ के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है तो हम किसी अथॉरिटी से जाकर पूछें,
जैसे हमें किसी धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, जैसे हमें किसी हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो हम उनके धर्म गुरुओं से पूछेंगे सर ये है क्या, गुरुजी ये है क्या। जैसे हमें एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है तो हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाएं और उससे पूछें, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर से जाकर पूछें कि सर ये कैसे है, क्या है, ग्रहों की गति क्या है, या उससे जाकर पूछें। तो ना आर्तवचन का मतलब यही होता है कि हम किसी अथॉरिटी से जाकर बात करें उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम नॉलेज नहीं है। ओके, जैसे प्रधान के पास जाएं, उससे पूछें ग्राम पंचायतों के बारे में, तो वो आपको सारी बात बताएगा, डिफाइन करेगा उस चीज़ को। तो ये होता है आर्तवचन, यानी कि आप अपनी जानकारी प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर हो उस टाइम, ठीक है। तो ये वही होता है। और भी आपको कोई भी वर्ड का अर्थ नहीं समझ आ रहा हो, कुछ में समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बोल दीजिएगा, चारों पेपर में से किसी में भी, ठीक है। और बाकी स्क्रीनशॉट लेते जाइए, हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं, बहुत छोटा पेपर है ये, लेकिन टाइम तो इसमें भी लगता है ना, 5 यूनिट है पूरी। तो अच्छा, यहाँ पर कोई हाईलाइट नहीं किया है क्योंकि ये बड़ा सिंपल सा है। इसमें केवल आप क्या करेंगे, इसमें आप केवल ये हेडिंग्स हैं, केवल इनको पढ़ लो, बहुत आप इसके अंदर मत जाना, क्योंकि इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप इसको डीपली अध्ययन इसका कर पाओ। परसों आपका पेपर है, परसों से ही पेपर है आपके, तो उसके लिए आप तैयारी करो। और इसको तो आप ऐसा करना कि जहाँ जहाँ हेडिंग है केवल हेडिंग पढ़ के छोड़ देना, ठीक है, ज़्यादा डीप में मत जाना। ओके, देख लीजिए, हम लोग आगे चलें। चलिए, यहाँ सेकंड यूनिट स्टार्ट होती है। सेकंड यूनिट का नाम है शिक्षा एक शास्त्र केंद्रित ज्ञान के रूप में, ठीक है, शिक्षा एक शास्त्र केंद्रित। अब शास्त्र का मतलब आप किसी धार्मिक शास्त्र से मत समझ लेना कि पुराणों से या किसी से मत समझ लेना। यहाँ शास्त्र केंद्रित का मतलब है कि शिक्षा का अर्थशास्त्र के साथ संबंध, शिक्षा का नीति शास्त्र के साथ संबंध, शिक्षा का समाजशास्त्र के साथ संबंध, शिक्षा का लोक निर्माण के साथ संबंध, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। और इन चीज़ों के बारे में आप भली भांति जानते हो, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। शास्त्र केंद्रित ज्ञान का मतलब ये है कि शिक्षा का संबंध बताया गया है सारे सब्जेक्ट्स के साथ। ओके, आप वो देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन कर दिया है जो आवश्यक है, ठीक है। चलिए, अभी देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम का तात्पर्य बताइए, लिखा है ना ये। अब इसमें आप आगे पूरी वही चीज़ पढ़ पाएंगे जो हमने आपसे कहा है, ठीक है। ये ज़रूर पढ़ लेना कि विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये किस कहाँ का शब्द है, किससे लिया गया है, ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ लेना इस तरह की। और जैसे ये केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री शब्द किससे लिया गया है, केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। जैसे केमिस्ट्री जो शब्द है ना, वो मिस्र से लिया गया है, ठीक है, मिस्र से लिया गया केमिस्ट्री शब्द। वहाँ पर जो मिट्टी हुआ करती है, मिस्र में जो मिट्टी होती थी, तो वहाँ के लोग मिट्टी को केमी बोला करते थे। क्या बोलते थे? केमी बोलते थे। और उसी से फिर पड़ गया कीमिया, और कीमिया से हो गया केमिस्ट्री, ठीक है। पहले केमिस्ट्री को केमी टेकिंग कहा जाता था, लेकिन अब केमिस्ट्री कहा जाता है। केमिस्ट्री का मतलब होता है रसायन विज्ञान, ठीक है, ध्यान रखना। तो केमिस्ट्री शब्द जो आया है कहाँ से आया है? मिस्र से आया है। ओके, देख लीजिए सारी चीज़ें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। और पाठ्यक्रम के बारे में दे रखा, पाठ्यक्रम क्या है, कैसा है, मतलब क्या होता है इसका। एक बार पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, स्क्रीनशॉट लेते जाइए और देखते जाइए ना। यदि आप पूरी ये जितना ये लिख रहा है इतना ना पढ़ो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मुख्य मुख्य अंडरलाइन है उससे पढ़ लेना बस, है ना। उससे आपका थोड़ा काम चल जाएगा, जिससे परेशानी नहीं होगी आपको। अच्छा, एक बात और आपको क्लियर कर दूं कि आप ये सोचो कि केवल ऑब्जेक्टिव जो पेपर्स डालें उसी से आ जाएगा पूरा, तो ये संभव नहीं है, ठीक है। आपको पेपर पूरा क्लियर करना है तो आपको सब्जेक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट भी आपको यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी अरेंज करो, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर आपका पेपर बहुत अच्छा हो पाएगा। ऑब्जेक्टिव से तो इतना हो सकता है, जहाँ तक है कि आप पास होने की संभावना आपकी बढ़ जाएगी, इतना होगा बस, है ना।
लेकिन जब आप पूरा डीपली अध्ययन करोगे तब जाकर पूरा काम चल पाएगा। ऑब्जेक्टिव में से काफ़ी हद तक प्रश्न आने के चांसेस हैं, लेकिन पूरे उसमें से आएंगे ये पॉसिबल नहीं लगता हमको। ओके, तो आप ये थ्योरी भी पढ़ लेना जिससे आपका थोड़ा सा काम चल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पाठ्य सहगामी क्रिया वगैरह दे रखी हैं कि एक तो शैक्षिक क्रिया होते हैं, होती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ, और तीसरी क्या होती हैं जो आपके रुचि में आती हैं क्रियाएँ, वो यानी कि आपको जो पसंद आए वैसी क्रियाएँ। तो इन सब से मिलकर बनता है करिकुलम आपका। ठीक है, कौन कौन सी क्रियाएँ? एक तो शैक्षिक क्रियाएँ होती हैं जो आपके स्कूल में पढ़ाई जाती हैं, क्लास में बैठकर आप सीख रहे हो, क्लास में बैठकर मैम आपसे पाठ सुन रही हैं, लेसन सुन रही हैं, सुना रही हैं, है ना, ये सब शैक्षिक क्रिया होती हैं। लेकिन पाठ्य सहगामी क्रिया कौन सी होती हैं? जैसे आप योगा कर रहे हो, पीटी कर रहे हो, है ना, और पर्वतारोहण कर रहे हो, ये सारी होती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। और इसमें ही साहित्यिक क्रियाएँ भी आती हैं, जैसे डिबेट आपकी चल रही है, आप कोई निबंध लेखन कार्य कर रहे हो, और तो और आप जैसे ये 26 जनवरी 15 अगस्त पर ये नाटक वगैरह किए जाते हैं, वो डांस वगैरह किए जाते हैं, ये सब सांस्कृतिक क्रियाओं में आते हैं ना, पाठ्य सहगामी क्रियाएँ ये सारी चीज़ें। तो ध्यान रखना ऐसी होती हैं पाठ्य सहगामी क्रियाएँ जो आपके स्कूल कॉलेज में हो, उनके द्वारा बनाई गई हों और आपके शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक विकास के लिए आगे हों। ठीक है, तो ये होती हैं आपकी पाठ्य सहगामी क्रियाएँ। और रुचि कार्य वो होते हैं जो आपकी इच्छा के अनुसार टीचर वो काम करते हैं ना, कि आप जैसा पाठ पढ़ना चाहते हो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, आप जैसा कुछ पेंटिंग बनाना चाहते हो तो टीचर बनवा रहे हैं, तो होता है आपके रुचि के अनुसार काम। तो करिकुलम इस तरह 3 तथ्यों को समाहित रखता है अपने अंदर, एक तो शैक्षिक क्रियाओं को, एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं को, और एक रुचि कार्य को। ओके, देखते जाइए, समझ आ जाएगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, ये पढ़ लेना। ओके, यहाँ बताइए मूल्यांकन के बारे में। मूल्यांकन के लिए क्या ज़रूरत है? सबसे पहले मूल्यांकन हम कैसे कर पाते हैं कि मूल्यांकन के लिए हम लोगों को 3 स्तरों को देखना ज़रूरी होता है। सबसे पहले आप उद्देश्य देखोगे, उसके बाद आप गतिविधियाँ देखोगे, उसके बाद आप मूल्यांकन करोगे। ठीक है, तो उद्देश्य किस चीज़ का? कि पाठ्यचर्या का उद्देश्य देखा जाता है कि करिकुलम जो है हमारी पाठ्यचर्या है, उसका उद्देश्य क्या है? क्या वो बच्चों के सर्वांगीण विकास कर रहा है? क्या वो सबके लिए हितैषी है? क्या वो समाज के लिए हितैषी है? तो पाठ्यक्रम का पहले उद्देश्य देखना पड़ता है हमें। ठीक है, और जब उद्देश्य हमारा सही है तो उसकी गतिविधियाँ देखनी पड़ती हैं कि जो पाठ्यक्रम में लिखा है उसके अनुसार गतिविधियाँ चल रही हैं अथवा नहीं चल रही हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पाठ्यक्रम जो लिखा है उसके विपरीत गतिविधियाँ हो रही हों, ऐसा तो नहीं। तो सबसे पहले उद्देश्य देखते हैं, उसके बाद गतिविधियाँ देखते हैं, और जब उद्देश्य और गतिविधियाँ देख लेते हैं उसके बाद हम मूल्यांकन करते हैं उस चीज़ का कि जो पाठ्यक्रम लिखा हुआ है उसके अनुसार सारा काम किया गया है या नहीं किया गया। तो जब मूल्यांकन हो जाता है तो सारी चीज़ क्लियर हो जाती है। मूल्यांकन में क्या देखते हैं कि जो पाठ्यक्रम में है और बच्चों ने जो सारा काम किया है उससे बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा, कितना सकारात्मक और कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ा। यदि सकारात्मक प्रभाव अच्छा पड़ा है, यदि सकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ा है तो ये खुशी की बात है, और यदि नकारात्मक प्रभाव ज़्यादा पड़ा तो ये बड़ा दुखद बात है। तो इसके लिए दोबारा करिकुलम बनाने की आवश्यकता होती है और पाठ्यक्रम दोबारा बनेगा, दोबारा से बच्चों को सिखाया जाएगा, और जब तक सकारात्मक परिणाम नहीं आ जाएंगे तब तक उसको सही किया जाता रहेगा। ये होगा इसमें। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम इस मूल्यांकन के सकारात्मक होने की बहुत आवश्यकता होती है। ठीक है, जहाँ भी कमी आ रही है उसको सुधारा जाता है फिर मूल्यांकन में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखते जाइए, फिर आगे बढ़े हम लोग। यहाँ पाठ्यचर्या के विविध तत्व दे रखे हैं कि इसमें क्या क्या होता है, क्या आवश्यकताओं का विश्लेषण करते हैं, उद्देश्य का विश्लेषण करते हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, जो आवश्यक है वो अंडरलाइन है, जो आवश्यक बहुत हमें नहीं लगा उसमें कोई लाइन नहीं खींची है, वो सिंपल है बिल्कुल, देख लेना उसे। ओके, पाठ्यक्रम के लिए मुख्य 4-5 चीज़ें होती हैं। एक तो आवश्यकताओं का विश्लेषण, तो आवश्यकताओं का विश्लेषण किया जाता है किसकी दृष्टि से? राष्ट्र की दृष्टि से, समाज की दृष्टि से और अधिगमकर्ता की दृष्टि से। फिर उद्देश्य का जो विश्लेषण होता है उसमें 3 पक्ष होते हैं, भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। ठीक है, और जो फिर होता है आगत तत्वों का विश्लेषण। आगत तत्व कौन से होते हैं? जो आए हुए तत्व हैं, जिनमें रचनाकार हो गई,
उपलब्ध संसाधन हो गए, मूल्यांकन की विधियाँ हो गई, ये सब आगत तत्व में सम्मिलित होता है, ठीक है। और प्रक्रिया विकल्प तैयार करना, यानी कि प्रोसेस का जो डिज़ाइन है वो आप तैयार करते हो, प्रोसेस का डिज़ाइन कैसा कैसा होना चाहिए इसमें वो आता है। इसके बाद एक चीज़ और आती है जिसमें होती है जाँच, ठीक है, जाँच प्रकरण, ये सब होता है, ठीक है। ये सब आपको यही नज़र आ जाएगा, ओके। चलिए आगे देखते हैं। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, बस स्क्रीनशॉट लेते आइए, पढ़ते जाना उसे, ठीक है, वो ज़रूरी है। और बड़े बड़े त्यौहार आ रहे हैं भैया, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ाई भी करते रहो, त्यौहार भी मनाते रहो अच्छे अच्छे। माना कि बड़ा परेशानी हो रही होगी बच्चों को, क्योंकि त्यौहार पर एक नहीं अनेकों काम होते हैं, बहुत काम होता है घरों में त्यौहार पर, खासकर दीपावली पर तो बहुत ज़्यादा काम होता है। और ऐसे में परीक्षा का आयोजन होने वाला है, लेकिन क्या ही किया जाए भैया, पढ़ना तो पड़ेगा ही ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ तो लो ही, ठीक है। चलिए देखते जाइए और सीखते जाइए और बढ़ते जाइए आगे, ठीक है। देखो ये आ गया शास्त्र केंद्रित पाठ्यक्रम, जो हमने आपको बताया था ना कि सामाजिक विज्ञान का यानी कि शिक्षा का हर चीज़ से जोड़कर रिश्ता देखा जाता है, ठीक है। जो शिक्षा है वो सामाजिक विज्ञान का ही एक भाग है, समाज का ही एक भाग है शिक्षा। लेकिन इसी शिक्षा को फिर आप हर सब्जेक्ट से रिलेट करके देखते हो, भूगोल से, अर्थशास्त्र से, विज्ञान से, सबसे, है ना। चलिए स्क्रीनशॉट अपने आप ले लिया करो, ठीक है। और वीडियो को वहाँ ज़रूर पहुँचाना जिन बच्चों के पास ये नहीं है, उनके पास ज़रूर पहुँचाना, जिससे वो इसे पढ़ सकें, ठीक है। अब यहाँ अनुशासन पद की परिभाषा दी गई है। अनुशासन क्या होता है, किस शब्द से बना है, डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है, डिसिप्लिन किस शब्द से बना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें रखी हैं। यदि आपको लग रहा हो कि वीडियो बहुत जल्दी जल्दी हो रही है, जल्दी भाग रही है, तो आपको क्या करना है, आपको इसका जो स्पीड है उसको कम कर लेना है, ओके। यदि आपको लगता है कि धीमे हो रही है, धीरे हो रही है, तो इसकी स्पीड बढ़ा लेना अपनी सुविधा के अनुसार, जैसे आपको उचित लगे वैसा कीजिएगा, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना इसको, चाहे दुखी होकर पढ़ना, चाहे खुश होकर पढ़ना, पर पढ़ लेना वो ज़्यादा आवश्यक है। आराम से पढ़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, टेंशन नहीं लेते, ठीक है। चलिए यहाँ पर थर्ड यूनिट आ गई है, जुड़ाव की प्रक्रिया। जुड़ाव किस किस से हो रहा है ये देखिए, विद्यालय ज्ञान का बाहरी ज्ञान से जुड़ाव दिखाया जा रहा है इसमें, या लिंकिंग प्रोसेस हो रही है, ठीक है। यहाँ आपके अनुभव का ज्ञान पूछा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ संबंध देखा गया क्यों, लिंकिंग प्रोसेस है ये, तो यहाँ यहाँ विद्यालय का समुदाय के साथ संबंध, और समुदाय का विद्यालय के साथ संबंध, शिक्षा का विद्यालय के साथ संबंध, शिक्षा का विद्यार्थी के साथ संबंध, ये सारे संबंध यहाँ पर देखे गए हैं, जिन्हें आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट वे में जानते ही हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ लेना इन्हें, ताकि आपको किताबी ज्ञान के बारे में पता चल जाए कि किताबों में इनके बारे में क्या लिखा है, ओके। चलिए चलिए देखते हैं।
फ़िलहाल बहुत बच्चे सोच रहे हैं कि मैम कैसे पढ़ें, लेकिन भाई एग्ज़ाम में तो पढ़ना पड़ेगा ना, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा पढ़ लेना, ठीक है, पढ़ ज़रूर लेना। थोड़ा आंखों के सामने से ये सारी चीज़ निकल जाएंगी तो समझ आ जाएगा कि इस टॉपिक में क्या है और हमें इसका क्या उत्तर देना है। ओके, अब यहाँ देखिए जैसे इधर रखा है स्थानीय ज्ञान। स्थानीय ज्ञान वो होता है जो एक निश्चित क्षेत्र में रहकर व्यक्ति सीखता है, बच्चा सीखता है, निश्चित क्षेत्र में रहकर, निश्चित समय में निश्चित क्षेत्र में रहकर सीखता है, स्थानीय ज्ञान वो होता है। और सार्वभौमिक ज्ञान वो होता है जो दुनिया में कहीं भी चले जाओ एक ही प्रकार का मिलेगा, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है, ठीक है। यहाँ पर यदि भारत में 1+2 है तो अमेरिका में भी 1+2 3 ही होगा, ठीक है, 1+2 = 3 ही होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है सार्वभौमिक ज्ञान। यदि भगवान यहाँ है तो भगवान दुनिया में है, वो क्या होगा, सार्वभौमिक ज्ञान। लेकिन स्थानीय ज्ञान होता है किसी एक निश्चित जगह पर जो ज्ञान प्राप्त किया जाए, ठीक है। जैसे आगरा का पेठा बड़ा प्रसिद्ध है, तो हाँ वास्तव में प्रसिद्ध है। जैसे आगरा के कहीं कहीं कुओं का पानी बड़ा खारी है अब तो कुएँ नहीं रहे हैं लेकिन खारी है, तो ये स्थानीय ज्ञान हो गया। ओके, ये सब होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ प्रायोगिक और सैद्धांतिक ज्ञान के बारे में कहा गया है। प्रायोगिक वो ज्ञान होता है जिसे हम प्रैक्टिकल करके सीखते हैं, अपने आप गए और सीखा प्रैक्टिकल करके। सैद्धांतिक ज्ञान वो होता है जिसे हमने दूसरा से सुना और मान लिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा इसलिए हमने इसको बहुत ज़्यादा पेन से नहीं रचा, जहाँ जहाँ लगा वही रच दिया, ठीक है। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा पढ़ लेना, थोड़ा सा ध्यान से इस सारे पैराग्राफ को। चलिए आगे देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए इनका, ठीक है, और कुछ नहीं समझ आया आपको तो आप पूछ लीजिएगा। ओके, जो इम्पोर्टेंट है वो हाईलाइटेड है, मीन्स अंडरलाइंड है। अब यहाँ देखिए विश्वास की बात की। विश्वास से आप क्या समझते हो? अपने अपने दिमाग से लोगों ने परिभाषा दी है, आप क्या समझते हो? आप भी सोचना कि क्या होता है विश्वास, ठीक है। चलिए जी आगे देखते हैं। यहाँ सूचना से तात्पर्य पूछा है, सूचना क्या होती है ये पूछा है, और संप्रेषण क्या होता है, कक्षा में संप्रेषण कैसे कहते हैं, कम्युनिकेशन स्किल क्या होनी चाहिए ये पूछा है इसमें, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे कैसे किया जाता है, कुछ बात करके करते हैं, कुछ इशारा करके करते हैं, हाँ, चाहे इशारा कैसा भी हो सकता है, जैसे किसी ने भौएं चढ़ाकर इशारा कर दिया, किसी ने मुस्कुरा कर इशारा कर दिया, तो ये सब, और किसी ने चित्र बनाकर इशारा कर दिया, ये सब कम्युनिकेशन स्किल तो हैं। किसी ने बोलकर कह दिया है, ये सब दिया गया इसमें। अच्छा, संप्रेषण कला भी ऐसे होनी चाहिए कि किसी के पास हम कोई मैसेज पहुंचा रहे हैं तो मैसेज उस तक सही से पहुंच जाए, ऐसा ना हो आप कुछ कह रहे हो और वो उल्टा ही सोच रहे ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तो कम्युनिकेशन में ऐसा
ऐसा होना चाहिए कि आप जो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो सामने वाले बंदे को, वही मैसेज पहुंचे उसके पास तक। उल्टा सीधा मैसेज नहीं जाना चाहिए। उल्टा सीधा गया, आपने कहा कुछ और वो सोच लिया कुछ और, तो कहीं की बात कहीं पहुंच गई। ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ से 4th यूनिट स्टार्ट होती है। 4th यूनिट का नाम है शिक्षा का पक्ष, परसेप्टिव्स ऑफ एजुकेशन। तो इस एजुकेशन में क्या क्या दे रखा है, इसका पक्ष क्या क्या है देख लीजिए। शिक्षा किस किस का विकास करती है, कैसे करती है, वो सारी चीज़ यहाँ पर दे रखी है। ओके, और एजुकेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई, इसका मतलब क्या होता है, कैसे होता है, हालांकि हम आपको पहले बता चुके हैं किसी पेपर में, आपने ध्यान किया होगा, अच्छी तरह पढ़ा होगा आपने उसे, तो आप देख लीजिएगा। सेकंड में आपने देखा होगा ना, और यहाँ पर आप देख लीजिए थर्ड में। चलिए देखिए आगे देखते हैं। स्क्रीनशॉट दीजिए आप इसका भी। फिर इसके बाद बस एक यूनिट और है, 5वीं यूनिट, उसका और हम लोग देखेंगे जल्दी से। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, उसको भी देखते हैं आगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन चला दिया, बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें ज़रूरी लगी तो पेन चला दिया, आप देख लेना। जो हाईलाइटेड आपको दिख जाएंगे सारे, ठीक है, जो अंडरलाइन है। ओके, ये देखिए यहाँ शिक्षा के व्यवसायीकरण की बात की है। शिक्षा में ऐसे ऐसे सब्जेक्ट्स लाने चाहिए जिससे बच्चे व्यवसाय करना सीखें। ठीक है, जैसे ऐसा नहीं कि केवल BA MA होता रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि बच्चे सीखें कुछ, कि आपको अपने भविष्य का निर्माण कैसे करना है, व्यवसाय आपको क्या क्या करना है, आपको कैसे जॉब की तैयारी करनी है। तो ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए शिक्षा में। ओके, यहाँ पर ये वो वाली बात कही है ये। और किसने कही थी शिक्षा में व्यवसायीकरण की बात? कोठारी आयोग ने। ठीक है, कोठारी आयोग ने। ये देखिए, चलिए जी बढ़ते हैं आगे। शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए बहुत सारी संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई थी, बहुत सारी, जिनमें कुछ मुख्य हैं, जैसे माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर आयोग बोलते हैं, और जैसे कि राष्ट्रीय शिक्षा समिति, भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा समिति, कोठारी आयोग, राधा कृष्ण आयोग, इन्होंने भी कुछ बातें कही थी। ठीक है, देख लीजिएगा आप, इसमें है सारी चीज़ें। यहाँ पर ये दे रखा है कि शिक्षा में व्यवसायीकरण के बारे में पहले किस किसने कहा और कैसे कैसे कहा, और कितने वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही, किस देश ने क्या कहा, या वो दे रखा है। ठीक है, देख लीजिएगा। ये देखिए, आप इसको देखिए। इसमें तो सारी यही चीज़ें दे रखी हैं जो आप अभी आपने जो पिछले पेज में पढ़ा है, वही इसमें है। अभी आप ये देख कर आए हो ना, यही ये सब आप देख कर आए हो, अभी वही इसमें है। ठीक है, अब पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसका महत्व क्या क्या है, यहाँ ये दे रखा है। अच्छा सोच के देखो, यदि किताब ना हो तो कैसे पढ़ाई हो, और पढ़ाई ना हो तो पास कैसे हो। तो इसलिए किताबों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, है ना। यहाँ वही चीज़ें हैं जिसे आप अपने दैनिक जीवन में देखते हैं प्रत्येक दिन। अब यहाँ दे रखा मूल्यांकन मापन में अंतर क्या है, परीक्षण में अंतर क्या है। तो ये सब ऐसे एक दूसरे के अन्योनाश्रित हैं, एक दूसरे से रिलेटेड हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अंतर है इसमें। मापन एक छोटी सी प्रक्रिया है, परीक्षण उसका बड़ा भाग है, और मूल्यांकन सबसे बड़ा भाग है। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अब जब आप मूल्यांकन करते हो किसी चीज़ का, किसी सब्जेक्ट या किसी भी चीज़ का, तो आपके सामने इतनी सारी चीज़ें होना आवश्यक है मूल्यांकन में। ओके, और जब ये सारी चीज़ें उपस्थित हैं तो समझो कि मूल्यांकन सही है।
और जो आपने कुछ भी किया है, रिसर्च किया है, या जिस भी व्यक्ति का आपने मूल्यांकन किया है, या जिस भी पार्ट का आपने मूल्यांकन किया है, वो सही हुआ है। ठीक है, ये रिलायबल है और वैलिड है और ब्रॉडनेस है, तो ठीक है। पिछले वाले पॉइंट्स को यहाँ पर थोड़ा डिस्क्राइब किया गया है, उसका एक्सप्लेन किया गया है, यहाँ पर देख लीजिए आप। ये देखिए, यहाँ श्रव्य दृश्य साधन दे रखे हैं कि आप जब विद्यालय में पढ़ा रहे हो तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ दे रखी हैं। वही चीज़ें जिनके बारे में आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे, वही सारी चीज़ें हैं और कुछ स्पेशल नहीं है इसमें। ओके, आपका ये पेपर आज पूरा हो जाएगा, आज के मतलब थोड़ी देर में पूरा होने वाला है, तो आपके चारों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, और अब आप बस तैयारी करो अपनी, क्योंकि 17 तारीख को आपका पहला पेपर है। आप अच्छी तरह से अपनी तैयारी करो। आज चारों पेपर आपके फिनिश हो गए हैं, 3 तो पहले ही हो चुके थे। ये चौथा पेपर जो 103 था, इसका ऑब्जेक्टिव हमने 2 दिन पहले ही डाल दिया था, लेकिन ये जो है सब्जेक्टिव इसका यानी कि थ्योरी जो है वो से हम अभी डाल रहे हैं। तो आप देख लीजिएगा, जो अंडरलाइंड हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा ज़रूर। ओके, चलिए जी आगे देखिए, थोड़ा सा और है, बस ज़्यादा नहीं है, परेशान नहीं हो। ठीक है, यहाँ पर आपकी 4th यूनिट फिनिश हो गई, 4th वाली यूनिट। अब यहाँ 5th यूनिट स्टार्ट होती है, उदयीमान शिक्षा के मुद्दे। ठीक है, इशू इन कॉन्टेम्परेरी एजुकेशन। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेना, देख लेना। इस स्थिति तक आते आते दिमाग थोड़ा सा घायल हो जाता है तो आप देख लेना, अपने दिमाग को घायल नहीं करना, अच्छी तरह से पढ़ लेना इसे। ठीक है, चलिए जी, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ पाओ तो हल्का हल्का पढ़ लेना, और फिर इसे पढ़ के बोर हो जाओ तो थोड़ा सा छोड़ देना, कुछ और पकड़ लेना। ठीक है, फर्स्ट पेपर पढ़ना तो फर्स्ट पढ़ लेना यदि बोर होने लगो तो, लेकिन थोड़ा पढ़ ज़रूर लेना इसको भी, क्योंकि भैया तीसरा पेपर है आपका, ये पढ़ोगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से पढ़ना बस। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ शिक्षा से संबंधित बच्चों के अधिकार दिए गए हैं, बालकों के अधिकार दिए गए हैं, वो आप पढ़ लेना है। और शैक्षिक तंत्र में जब कमी होती है तो कमी में कैसे कैसे साधन आते हैं, तो स्थायी और अस्थायी साधन आते हैं। तो स्थायी साधन कौन से, अस्थायी कौन से, वो यहाँ दे रखा है। ठीक है, ये देखिए, इसको मानव अधिकार शिक्षा के उद्देश्य दे रखे हैं। ठीक है, देखते जाइए, पढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। यहाँ ड्रॉप आउट जो बालक हो जाते हैं उनके बारे में दे रखा है। ओके, देखिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, बहुत आवश्यक है ये भी। अच्छा, इसको हाईलाइट इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे दिमाग का दही जम गया और हम नहीं किया हमने हाईलाइट। ठीक है, हाईलाइट बोले तो ये वैसे सिंपल ही है, इसमें हाईलाइट करने की बहुत आवश्यकता नहीं थी, इसलिए नहीं किया। ठीक है, तो आप पढ़ लेना इसको। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी, नहीं लगे तो लगा लीजिएगा, और उन बच्चों तक शेयर ज़रूर करना जिसको इसकी आवश्यकता है। ठीक है, और ये वीडियो आपके लिए मेनली बनाई गई है, तो आप इसको देखना पूरी अंत तक, इतना ज़रूर है। आप पूरा देख लोगे तो आप पेपर में फेल तो होंगे ही नहीं। ओके, तो आप ये पूरा देख लेना, पढ़ लेना। यहाँ पर पूरी 5 यूनिट फिनिश होती हैं पेपर 103 की, अच्छी तरह से पढ़ लेना और ध्यान रखना। ठीक है, 103 यहाँ पर फिनिश होता है, यानी कि आपके चारों पेपर यहाँ फिनिश हो गए। ये 5th यूनिट थी,
जो पूरी हो गई। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी, नहीं आई हो तो पढ़ लेना एक बार, समझ आ जाएगी। ठीक है, और कोई बात आपको कहनी हो, कुछ भी कहना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। यदि कोई आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, तो हम कोशिश करेंगे उसे बताने की, समझाने की। और क्या, और खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए और त्यौहार मनाते रहिए और पढ़ते भी रहिए। ठीक है, बाय, राधे राधे, राम राम, बाय बाय।